हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मी अभिषेक साहू। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 14 ऑसिलेशन इन जस्ट वन शॉट। ट्रस्ट मी गाइस, आप इस वीडियो के अंदर आ गए हो तो इतना विश्वास मानिए कि जब आप यहां से जाओगे तो आपको ऑसिलेशन में भरपूर आनंद और इसकी खुशबू आ चुकी होगी। आपका रोम रोम सुगंधित हो जाएगा ऑसिलेशन की खुशबू से। इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात बताऊं कि आपको अगर इस चैप्टर में डर लग रहा है, बोलो सर ऑसिलेशन बहुत ज्यादा डर की बात है, फियर है बहुत ज्यादा ना, तो आप बस इस वीडियो में आ गए हो, इतना ही काफी है। जब आप यहां से जाओगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर जाओगे, सर आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था ना इस वीडियो के, वैसा ही हुआ और मुझे ऑसिलेशन बढ़िया से समझ में आ गया है। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप इस चैप्टर के वन शॉट नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा और आपका जो टेलीग्राम चैनल है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, उसको ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहां पर आपको सभी वन शॉट नोट्स जो क्लास 11 के हैं वो मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। अगर इस चैनल की जो लिंक है ये काम नहीं करती है, क्योंकि टेलीग्राम की जो लिंक है अक्सर एक्सपायर हो जाया करती हैं, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर के नाम से सर्च कर लेना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स और आप इस चैनल को ज्वाइन करें बढ़िया से। यहां पर आपने और हमने मिलकर के 45,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। इसी चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। क्लियर है? तो घबराएंगे नहीं, वादा करें, प्रॉमिस करें, तसल्ली से बैठेंगे और बस आप इस चैप्टर का आनंद उठाएं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में पीरियोडिक मोशन की। ऑसिलेशन से पहले हमें पढ़ना है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन देखो क्या होता है कि ऐसा मोशन जो खुद को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आप डेली लाइफ में कुछ भी देख रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आप डांस सीख रहे हैं, बोला आपने ऐसे करा तक धई तक धई तक धई तक धई धा, है कि नहीं? तक धई तक धई तक धई तक धई धा। तो आप समझो कि इसमें क्या है, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है ना, तो ये क्या है? ये पीरियोडिक मोशन ही तो है मेरे हाथ का। समझे? समझो अभी क्या हो रहा है कि देखो, अब पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन है जो खुद को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये तो एक हो गया। अब इसके अलावा आप ये समझिए जैसे कि सन के अराउंड जो सभी प्लेनेट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने रिवॉल्यूशन को पूरा कर देते हैं, है ना? जहां से स्टार्ट किया था एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वहीं पहुंच जाते हैं। एक साल के बाद अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो एक साल के बाद एक पार्टिकल वो वापस यहीं पर आ जाएगा, है ना? अगर कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पे यहां पे है तो अगले एक साल के बाद वो पार्टिकल या वो जो प्लेनेट है वो यहीं पर होगा। तो ये जो मोशन है एक ऐसा मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन तो है ही। समझ गए? इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन जो है, ये पेन यहां से जाकर के, ये पेन यहां से जाकर के, ये पेन यहां से जाकर खुद को बार बार अगर रिपीट कर रही है तो ये कैसा है? ये पीरियोडिक मोशन तो है ही। तो सर मैं पीरियोडिक मोशन को किसी ग्राफ के जरिए बता सकता हूं क्या? हाँ, तो आपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने जो है कोचिंग में ऐसा ग्राफ देखा होगा कि ये पीरियोडिक मोशन का या ऑसिलेशन मोशन का ग्राफ होता है। तो सर ये सही है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मैं इस पीरियोडिक मोशन को और सिंपल ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो आप ये समझिए कि लेट्स से मेरे पास ना ये ग्राफ में बना दे रहा हूं यहां पे, तो आप समझो कि लेट्स से ये मेरे पास ना इस एक्सिस पे मैं दिखा देता हूं डिस्टेंस को। मैं एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं बोल रहा हूं, सिंपल मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस को, और या मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट में यहां पे बोल दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और यहां पर मैं दिखा देता हूं लेट्स से टाइम को। ठीक, चलिए अब आप यहां पे समझो कि लेट्स से मैं 0 सेकंड पे यहां पे था और t सेकंड पे यहां पे। क्लियर? 0 सेकंड पे मैं कुछ डिस्टेंस तक गया, मतलब मैंने कुछ यहां से डिस्प्लेसमेंट कवर करी और वापस मैं अपनी ही पोजीशन पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टी टाइम हो गया और ये मैं ऊपर गया वापस से अपनी जगह पे आ गया। तो मैंने देखा ये टी के बाद ये हो गया 2t, ये 2t के बाद हो गया ये 3t। कितना हो गया? 3t, और ये चलती चली जाएगी। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि मैं यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पे यह देख रहा हूं कि मैं पहले 0 पे था और टी टाइम के बाद वापस 0 पे, फिर टी टाइम के बाद वापस 0 पे, फिर टी टाइम के बाद वापस 0 पे। क्लियर? अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये मैं बोलूं कि 1 सेकंड है,
ठीक है, ये दूसरा सेकंड हो गया, ये तीसरा सेकंड, मतलब एक एक सेकंड का टाइम इंटरवल यहां पे चल रहा है। तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या टाइम पे मैं यहां पर था, तो आप ये देखेंगे एक फिक्स टाइम टी के बाद ही मैं यहां पर होऊंगा, एक टाइम टी के बाद ही मैं यहां पर होऊंगा। तो आपको ये समझना है पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जिसको हम इस ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसमें कोई पार्टिकल एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसी पोजीशन पर पहुंच जाता है। क्लियर है ना? तो क्या मैं ये वाला जो ग्राफ आपने अभी बताया, क्या ये ग्राफ पीरियोडिक मोशन को नहीं बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है, लेकिन इस ग्राफ की खासियत यह है कि ये पीरियोडिक तो है ही, साथ में ऑसिलेटरी मोशन भी है। ये ऑसिलेशन प्लस पीरियोडिक को बता रहा है, और ये ऑसिलेशन को नहीं बता रहा, ये ऑसिलेशन को नहीं बता रहा है, ये सिर्फ पीरियोडिक मोशन को बता रहा है। बोला सर अब इन दोनों में क्या दिक्कत है, ये हमें बता दो, इन दोनों में क्या जो है सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी है, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो अभी हम समझेंगे ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। देखो ऑसिलेटरी मोशन हम एक ऐसे मोशन को बोलते हैं जिसमें कोई पार्टिकल एक मीन पोजीशन के अबाउट मोशन कर रहा हो। जैसे कि ये आप इसको मीन पोजीशन मान लो, या इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कोई पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, क्लियर है? तो ये भी क्या हो गया, ये भी ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इस मोशन में पार्टिकल इस मीन पोजीशन, जैसे इस पोजीशन को मीन मान लिया, अब इस मीन पोजीशन दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसके पास आ रहा है, फिर दूर जा रहा है, फिर इसके पास आ रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और ये एंगल पे भी हो सकता है। जैसे कि आप झूला झूल रहे हो, तो आपने क्या देखा कि भाई ये जो है ना, ये इस जगह पे, ये देखो यहां पर क्या हुआ, ये झूला हो गया, ये आप हो गए, बढ़िया सी पट्टी बनाई और इस पट्टी पे आप एक बैठ गए हो। ठीक है, ये आप बैठे हो, मस्त पकड़ के बैठना, नहीं गिर जाओगे। ठीक है, चेयर क्यों बन गई है, ये पैर बना दिए मैंने, लो आपके दो। ठीक, आपने बढ़िया से एक हाथ से तरीके से पकड़ लिया, अब मैंने आपको धक्का दिया तो आप यहां से गए, फिर आप वापस यहां आए, फिर आप यहां से गए और फिर आप वापस यहां आए। तो आप ये देख रहे हो कि ये वाला मोशन क्या हो रहा है, ये वाले मोशन में मीन पोजीशन कहां है, मीन पोजीशन यहां है। तो झूला इस पोजीशन से दूर जा रहा है, फिर पास में आ रहा है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन और towards the mean position, away from the mean position towards the mean position, away from the mean position towards the mean position। तो ऐसा मोशन जिसमें कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी मीन पोजीशन से दूर जाए, मीन पोजीशन के पास आए, मीन पोजीशन से दूर जाए, मीन पोजीशन के पास आए, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो आप ये कहां कहां देखते हैं, आप झूले में भी देखते हैं, आप इसके अलावा जो गिटार का, सितार का जो वायर होता है उसका मोशन भी देखो। जैसे आपने इसको उंगली से प्रेस करके छोड़ा, प्लग करके छोड़ा, ट्विच करके छोड़ा, तो आप क्या देखते हैं कि ये वायर पहले इस साइड जाएगा, फिर इस साइड आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, पहले इस साइड गया, फिर लौट के वापस वहीं, फिर इस साइड आया, फिर लौट के वापस वहीं। तो ऐसे मोशन को आपने क्या बोला, ऑसिलेटरी मोशन बोला। यहां पर मीन पोजीशन क्या हो गई कि वायर की जो पोजीशन है इसके अराउंड मोशन हो रहा है, तो आपने इसको नाम दे दिया मीन पोजीशन। क्लियर है? नाउ अब समझो, जैसे कि आपने देखा हो कभी, जैसे मान के चलो कि पानी में अगर कोई बोतल गिर गई है, पानी को आपने छपछपा दिया तो बोतल वो ऐसे ऐसे मोशन करती है, ऐसे ऐसे होती है, तो वो मोशन भी कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है। तो जब कोई ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, हाँ, तो हम उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, और उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑसिलेशन जब एंगल पे हो तो वो ऑसिलेशन की कैटेगरी में आ रहा है, जब सीधे हो तब भी वो ऑसिलेशन की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन है और उसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अब आप यहां पर ये समझिए कि जब भी ऑसिलेटरी मोशन होता है तो ये जो झूला है ये यहां से जाकर के वापस यहां आया, यहां से जाकर के वापस यहां आया, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पर आ रहा है, तो हम इस मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जब भी ऑसिलेशन होगा तो पार्टिकल एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन पे तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब है जब जब ऑसिलेशन मोशन होगा तब तब पीरियोडिक मोशन जरूर होगा। क्लियर है? तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी।
है ना। जैसे मान के चलो कि अर्थ जो प्लेनेट जो सन के अराउंड जो घूम रही है उसका मोशन कैसा है, पीरियोडिक है, लेकिन वहां ऑसिलेशन नहीं हो रहा। तो अर्थ का मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन आप ये देखें गिटार का वायर, झूले का मोशन, वाटर बोतल की जो पानी में ऑसिलेशन जो हो रही है, वाइब्रेशन, वो क्या है, वो पीरियोडिक है और ऑसिलेटरी भी है। क्लियर है बात, समझो। अभी सर ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी जो मोशन होते हैं क्या ये इंटरचेंजेबल है? आंसर है बिल्कुल, लेकिन इनमें छोटा सा डिफरेंस है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी है, धीमे धीमे हो रहा है, धीमे धीमे, तो आप उसको ऑसिलेशन कह दो, और अगर फास्ट हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो आप उसी मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो आप यहां पर ये समझिए कि ऑसिलेशन की कुछ बेसिक सी, मैं कह सकता हूं कि प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या, यहां पे हम समझ लेते हैं। इसे मान के चलो कि ये भी, जैसे आपने एक इस तरह से कटोरा है और आपने यहां पर एक बॉल को इस तरीके से आगे धक्का दिया, तो ये बॉल यहां जाएगी, ठीक, फिर ये लौट करके यहां आएगी और फिर लौट करके फिर ये यहां आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? तो ऑसिलेटरी मोशन में आप ये देखो, ये पूरा का पूरा मोशन इस साइड, मतलब इसी मीन पोजीशन के अबाउट हो रहा है, इसी पोजीशन के अबाउट हो रहा है, इस पोजीशन के अबाउट हो रहा है ना। चलो इसके, तो मैंने इसको नाम दे दिया मीन पोजीशन। क्या नाम दे दिया? मीन पोजीशन। और ये क्या है? ये बिल्कुल इससे आगे तक नहीं जा पा रहा है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि ये ऑसिलेशन में भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर पोजीशन, बॉडी अपनी पोजीशन पर आ रही है, तो वो पीरियोडिक की कैटेगरी में भी आएगा। मतलब ऑसिलेशन जो होगा वो पीरियोडिक भी है। तो हम हमेशा एक चीज अज्यूम करके चलते हैं कि जैसे झूला है, आप भी देखते हो, झूले पे वापस आते हैं, आप भी देखते हो कि पहले तो झूला यहां तक जा रहा था, फिर यहीं तक, फिर यहीं तक, तो मतलब धीरे धीरे उसके जो ऑसिलेशन होते हैं ना वो छोटे होते चले जाते हैं, है ना। तो आपको ये समझना है कि जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिए, ये वैक्यूम वाले केस में, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस वाले केस में ये ऐसा हो रहा है। क्लियर है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अदरवाइज अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे तो वहां पर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो है धीरे धीरे इसके ऑसिलेशन कम हो जाते हैं झूले में, क्योंकि वहां फ्रिक्शन फोर्स वगैरह एक्शन में आ जाते हैं हायर के ना। तो ये वाली पोजीशन भी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल एंड आखिरी वाले पोजीशन को आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे ऑसिलेशन की कुछ खासियत है। ऐसा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एसएचएम में होगा। देखो क्या होता है कि ये बॉल जो नीचे आई, आप सोचो जरा कि जब कोई बॉडी या बॉल या पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाएगा, तो आप समझो कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, मीन पोजीशन से दूर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बताओ जरा मुझे, वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बताओ जरा, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी धीमे धीमे कम होगी और यहां पर जाकर के रुक गई। तो इस जगह पे क्या कम हो गई? वेलोसिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन ये यहां पर पहुंच गई, तो अब क्या हो रहा है? अब ये वापस से बिल्कुल इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई कैसी? मैक्सिमम हो गई। फिर इसके बाद ये नीचे गई, तो आप ये समझो कि यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये बिल्कुल ऊपर से आई, स्पीड बड़ी 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 बड़ी, और यहां पर आकर के इसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई। तो यहां पर आते आते काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई? मैक्सिमम। हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो गई इस बर्तन के अंदर जीरो। फिर इसके बाद ये यहां गई और यहां पर इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी मैक्सिमम, सॉरी जीरो, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अभी लौट के आएगा तो फिर से बढ़िया बढ़ाती है स्पीड में, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी मैक्सिमम। बात समझ गए? तो यहां पर आपको समझना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? तो आप यहां पर क्या समझे कि यहां पर मीन पोजीशन से अब जब आप दूर जाएंगे, मीन पोजीशन से जब आप दूर जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मीन पोजीशन से दूर जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीजेज, वेलोसिटी डिक्रीजेज,
और जब आप टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये रूल हो गया। ठीक है, वेलोसिटी दूर जा रहे हो तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, और पास में आओगे तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। बात क्लियर हो गई? ये चीज आपको समझनी है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि भाई ऑसिलेटरी मोशन को हम साइन वेव से बता सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऑसिलेशन ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखिए जरा, अभी आप ये समझो कि ऑसिलेटरी जो मोशन है, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है या मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो साइन, कॉस, टेन, मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, कर सकता हूं ना, लेकिन मैं इसको साइन और कॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं आसानी से। क्योंकि आप भी देखें कि टेन, कॉट, सेक, इनमें क्या होता है, इनमें इंफिनिटी आ जाता है। क्या जाता है इनमें? टेन कॉट में क्या आता है? इंफिनिटी आ जाता है बीच में। हाँ, इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। तो किसी भी उसमें, जैसे जो अगर किसी भी टेबल में इंफिनिटी आ गया ना, तो वहां पर पीरियोडिक मोशन पॉसिबल नहीं है। वहां पर क्या पॉसिबल नहीं है? पीरियोडिक मोशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप भी देखते हैं ना, 10 के टेबल अगर आप बनाएंगे तो वहां इंफिनिटी आ जाएगा, तो वहां पर पीरियोडिक मोशन पॉसिबल नहीं होता। इंफिनिटी आ गया, पीरियोडिक मोशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नाउ तो भी समझो, अगर मैं, आप यहां पर मैंने देखो क्या लिख के रखी है, साइन की वैल्यूज रखी है लिख के। तो देखो साइन 0, 30 डिग्री, क्योंकि बहुत, जैसे अगर आपने कई बार सुना होगा कि साइन वेव ऐसी होती है। ठीक, तो आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि सर साइन वेव ऐसी क्यों नहीं होती, है ना? तो देखो होता क्या है कि आप साइन की टेबल देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। शुरुआत करते हैं 0 डिग्री, तो 0 की वैल्यू होती है 0, 30, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो 0 को तो मैं 0 लिख सकता हूं ना। 1/2 को मैं क्या लिखता हूं? 1/2 मतलब आधा, 0.5, 1/√2। अगर मैं √2 से डिवाइड करूं 1 को, अगर मैं 1 को √2 से डिवाइड करता हूं, मतलब 1 को 1.414 जो कि √2 की वैल्यू से डिवाइड करता हूं, तो आंसर आता है 0.707, मतलब अप्रॉक्स 0.7। तो आप ये देखें कि 1/√2 की वैल्यू हो गई 0.7, तो साइन 45 की वैल्यू 0.7। इसी तरीके साइन 60 की वैल्यू 0.85 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर मैं साइन टेबल के हिसाब से यहां पर मार्किंग करता हूं तो क्या देखने को मुझे मिलेगा? जैसे मान के चलो ये मैंने हाइट बना दी, ये हो गई 0, यहां पे अगर ये 1 हो गया, ये हाइट 0 के इसके बाद ये 1 हो गई, तो इससे 1 से थोड़ा नीचे 0.85 आ जाएगा, और इससे थोड़ा सा नीचे 0.7 आ जाएगा, इससे थोड़ा सा नीचे 0.5 आ जाएगा। तो अगर मैं इस हिसाब से ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ मेरा ये, आप देख रहे हो कि इसमें जो डिफरेंस है यहां पे बिल्कुल आधे, 0.5 का डिफरेंस है, फिर 0.2 का डिफरेंस है, फिर 0.15 का डिफरेंस है, और फिर 0.15 का डिफरेंस है। तो ये जो अंतर है ना, ये पहले एकदम ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। तो यहां पर भी जो अंतर है ये एक जैसा नहीं है ना, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट नहीं है ना? इसलिए ग्राफ कैसा नहीं है? स्ट्रेट नहीं है। तो ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ये ऐसा, ये लेट से 0.5 हो गया, ये 0.7 हो गया, ये 0.85 हो गया, और फिर ये 1 हो गया। समझ गए बात को? चलिए, बहुत सही। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाता है। क्लियर है? और फिर ये वेव ये कंटिन्यू भी होती रहेगी, आगे तक जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये साइन वेव हो गया। ये कैसे हो गई? ये आप यहां पर एम्पलीट्यूड दिखाएंगे, ये हो गया टाइम। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें हम समझाते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो देखो कोई पार्टिकल अगर यहां पर है तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वापस से वो 0 पे आ गया, वापस से 0 पे आ गया। अब ये तो आ गया, ये यहां से गया। अब क्या हो रहा है कि जब पोजीशन बदल रही है, मतलब जब मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, ये देखो ये झूला, ये मीन पोजीशन से दूर गया, फिर ये मीन पोजीशन के पास में आया और वापस से मीन पोजीशन पे, फिर दूसरी डायरेक्शन में मीन पोजीशन से दूर गया और मीन पोजीशन के पास में आया। तो इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बन गया। बताइए जरा, क्लियर है? नाउ अभी देखिए, अगर आप इसी चीज को, तो इसमें रिपीटेशन भी हो रहा है, इसलिए पीरियोडिक मोशन है, बार बार 0 पे आ रहा है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, और इसमें क्या हो रहा है? और इसमें ऑसिलेशन भी हो रहा है। मीन पोजीशन ये रही, मीन पोजीशन से दूर, मीन पोजीशन के पास, फिर मीन पोजीशन से दूर, मीन पोजीशन के पास। तो ये साइन वेव
साइन वेव का कर्व ऐसा बना, इसलिए हमने देखा कि ये तो अरे ऑसिलेशन से मीट कर रहा है ना, तो मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन को हम साइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कॉस की टेबल देखेंगे, कॉस, तो कॉस में क्या हो रहा है कि कॉस की जो टेबल है ये कहां से स्टार्ट हो रही है, कॉस की जो टेबल है ये 1 से स्टार्ट होती है, मतलब मैक्सिमम से। तो हम इस कॉस की टेबल को कॉस के लिए बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बना देते हैं, इस तरीके का रिपीटेशन चलता है। तो बताओ जरा कॉस कहां से स्टार्ट हुआ, कॉस 1 से, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, और फिर ये कहां तक पहुंचा, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, और ये 1, उसके बाद ये यहां पर 0 पहुंचा, फिर इसके बाद ये मैक्सिमम हुआ, फिर इसके बाद 0 पहुंचा, और ये रिपीट होती रहेगी। तो ये कौन सी वेव है, ये कोसाइन या कॉस वेव है, और ये कौन सी वेव है, ये साइन वेव है। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताएंगे जरा यहां पे, आप मुझे यहां पे बताएंगे, अगर मैं यहां पर बताऊं कि ये वेव एक ऑसिलेशन कितने साइकिल के बाद इसका पूरा होता है, एक ऑसिलेशन मतलब यहां से अवे फ्रॉम द मीन पॉइंट टुवर्ड द मीन पॉइंट, फिर अवे फिर टुवर्ड्स। तो आप देख रहे हो कि ये कंप्लीट साइकिल कितने की है भाई, 2 पाई रेडियन, ये एक साइकिल हो गई, तो हम इसको बोलते हैं 1 साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। फिर अगली वेव बनेगी तो वो दूसरी साइकिल होगी, तो वो हो जाएगी नेक्स्ट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। तो यहां पे कितने टाइम के बाद रिपीट करती है, इसको हम बोलते हैं या मैं ऐसे बोलूं कितने टाइम के बाद, कितने एंगल के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट करती है, हम उसको बोलते हैं पीरियड। जैसे कि ये 2 पाई रेडियन के बाद एक साइकिल फिर से पूरी हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे क्या, ये इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 2 पाई। जितने टाइम के बाद खुद को रिपीट करे या खुद पूरी साइकिल हो जाए उसको हम बोलते हैं पीरियड। तो इसमें पीरियड कितना है, 2 पाई का। क्लियर है नाउ, तो आगे हम बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा साइन वेव कोसाइन वेव से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको अब हम आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो मैं आपको अभी तक बता चुका हूं कि ऑसिलेटरी मोशन के सिंपलेस्ट जो है टाइप को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशन होता है तो वो एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इसमें हमने तो सब कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। तो ये मेरी मीन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई, एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट। यहां पर भी एक बार फिर से बताऊंगा, दूर जाओगे वेलोसिटी कम होगी, पास आओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी, और ऐसा ही यहां पर भी होगा, ऐसा ही यहां पे भी होगा। बताइए क्लियर है ना। अब आपको ये समझना है कि जैसे नॉर्मल भी होता है कि स्प्रिंग को दबा दूंगा, तो यहां पर ना कभी भी आप मोशन करें तो आपको हमेशा मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है। मीन पोजीशन का मतलब ये होता है कि बीच वाली पोजीशन कौन सी है। तो देखो जरा, अब ये अगर मैं इसको दबा दूंगा तो ये मान के चलो यहां तक दब गया, और उसके बाद ये वाइब्रेशन हुआ तो ये लेफ्ट में सैड गया, राइट में सैड गया, समझे। तो यहां से जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो मैंने कितनी ले ली, x। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट आप मेंशन करोगे वो मीन पोजीशन से करोगे। तो राइट में जा रहा है तो आप इसको +x लिखोगे, और लेफ्ट में जा रहा है तो -x लिखोगे। डिस्टेंस हमेशा कहां से लेनी है, डिस्टेंस हमेशा लेनी है मीन पोजीशन से, या डिस्प्लेसमेंट जो x जो है वो कहां से होगी, मीन पोजीशन से। अगर चाहे लौट के आए चाहे दूर जाए, अगर इस मीन पोजीशन के राइट में है पार्टिकल तो प्लस, और लेफ्ट में है तो -x जाएगी। क्लियर है। ऑसिलेशन विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड कैन बी ट्रीटेड एज एसएचएम। हाँ जी भाई, तो ये बात भी समझ लो। जैसे क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई पेंडुलम है, या मेरे पास जो है मान के चलो कि बड़ा सा पेंडुलम है, अभी क्या हो रहा है कि ये जा तो रहा है ऐसे ऐसे, ये मोशन तो कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऑल्दो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन अगर इसके ऑसिलेशन छोटे छोटे से हैं तो हम इस ऑसिलेशन को भी स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर सकते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ऑसिलेशन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड कैन बी ट्रीटेड एज एसएचएम। छोटे एम्पलीट्यूड वाले ऑसिलेशन को भी आप एसएचएम कंसीडर कर सकते हैं। बताइए जरा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो जरा। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि राइट में हो तो +x डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और लेफ्ट में होगा तो -x लेंगे मीन पोजीशन से। क्लियर। अब आपको समझना है कि जब भी कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाता है, जैसे कि इसको बढ़िया समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग हो गई। क्लियर। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे आपने उसको खींचा और छोड़ दिया, आपने, ये मेरे पास कहीं धागा वागा नहीं है यहां पे, तो देखो जरा, अब यहां पे क्या हुआ कि आपने ये बीच में एक रस्सी बांधी, धागा बांधा,
और टाइट बांधने के बाद आपने इसको पकड़ के खींचा, मतलब आप मीन पोजीशन दूर ले आए, फिर आपने छोड़ दिया, तो धागा इस साइड जाएगा। तो इसका मतलब मीन पोजीशन की ओर इस पे फोर्स लगा जो कि धागे को इस साइड खींच रहा है, इसको आपने क्या बोला, रीस्टोरिंग फोर्स। अब या मैं रबर बोल देता हूं, है ना, बालों में लगाने वाली रबर। तो अभी क्या हुआ, या गिटार का वायर मान लो आपने खींच के छोड़ दिया, तो गिटार का जो वायर है वो इस साइड गया, क्योंकि उस पर क्या लगा, मीन पोजीशन की ओर खींचा जा रहा है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लगा। फिर गिटार का वायर इस साइड जाएगा, तो उस पर क्या लगा, क्योंकि देखो गिटार का वायर यहां आया, अब इस जगह रुकेगा तो नहीं, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी आ गई, ड्यू टू इनर्शिया आगे तक जाएगा। लेकिन फिर से इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वापस से मीन पोजीशन पे लाने वाला फोर्स लग रहा है, उसको आपने नाम दिया रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप ये देखो कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये लगेगा हमेशा ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर वायर मेरा यहां पर है, सेंटर में, कहां है, सेंटर में, ये ऐसे मान के चलो, मैंने इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, तो भी आप देखेंगे कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वायर पे रीस्टोरिंग फोर्स यहां लग रहा होगा, तो जैसे छोड़ूंगा ये साइड जाएगा। फिर जब वायर इस साइड जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स फिर से इस साइड लगेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहां लगता है, कहां लगता है बताओ जरा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना, कहां लगता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऐसा मुझे बताना चाहिए। यहां पे ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे वहां पर मीन पोजीशन भी मेंशन करना चाहिए। क्लियर है नाउ? तो देखो जरा, तो जब भी ये मीन पोजीशन दूर जाएगा इस पे लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, तो आप ये समझेंगे यहां पे कि जितना ज्यादा आप मीन पोजीशन से दूर जाएंगे, जितना ज्यादा आप मीन पोजीशन से दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर है? और रीस्टोरिंग फोर्स है मतलब हमेशा ये मोशन को अपोज कर रहा है ना मीन पोजीशन दूर जाने पे, तो ये जो रीस्टोरिंग नेचर को बताया जा रहा है, तो इसलिए यहां पे क्या लगाया, नेगेटिव साइन। क्या लगाया, नेगेटिव साइन। क्लियर है नाउ? तो आप देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट को आपने नाम दिया के। के क्या है यहां पे, के को हम बोलते हैं यहां पे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर। क्लियर है नाउ? अभी आप यहां पे समझो कि क्योंकि फोर्स जो होता है, यहां पे समझिए आप कि फोर्स जो होता है, फोर्स को आप लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे मैं एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे रिप्रेजेंट करूंगा, अल्फा से, क्योंकि यहां पर ये जो स्मॉल ए है कई जगह इसको एम्पलीट्यूड भी लिया जाता है। क्लियर है ना नाउ? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां से क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन में पहुंच जाएगा m, तो ये आ गया माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। तो जो एक्सेलरेशन है के अपॉन m एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। उसकी बात बाद में करेंगे। तो एक्सेलरेशन है ये भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से हो जाती है। क्लियर है ना? अल्फा इज इक्वल टू, हम आगे बताएंगे कि के स्क्वायर को आप, के अपॉन एम को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्रूव हम कर देंगे, ठीक है। आगे आपको ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। ओके नाउ चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। अभी हमें समझना है कि अगर मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करना है, कहीं पे वैलिडेट करना है, तो इसकी कोई इक्वेशन भी होती होगी ना। जैसे हमने पढ़ा था पैराबोला की कुछ इक्वेशन होती है, एलिप्स की कुछ इक्वेशन होती है। अगर ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी तो फिर पैराबोला की या जो है अपना कौन सा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरीके से क्या होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए एक इक्वेशन बनाई जाती है या एक इक्वेशन होती है। कभी भी कोई भी जो क्वेश्चन आपको मिले, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नाउ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम नाउ, तो देखिए जरा, फोर्स जो होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, ये होता है माइनस के एक्स के बराबर, ठीक है। फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ये क्योंकि मैंने यहां पर एक्सेलरेशन को अल्फा से बता दिया है, तो आप यहां पर अल्फा ही मान करके चले नाउ। तो अभी आप यहां पे समझिए कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, और न्यूटन का जो लॉ है वो ये भी कहता है F इज इक्वल टू m इंटू अल्फा, है ना, हमने प्रूव करा है, मतलब m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी आप देखो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हैं,
dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसके बाद वेलोसिटी d बाय dt को ऐसा कैसा लिखा रहने दो, d बाय dt को ऐसा कैसा लिख दिया, और वेलोसिटी के प्लेस पे आपने लिखा dx बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर नाउ, तो m इंटू d इंटू dx बाय dt जो है, आप इसको क्या करेंगे, d इंटू dx को क्या लिखेंगे, d स्क्वायर x, और अपॉन में क्या हो गया dt स्क्वायर, ऐसे होता है ना। जब dx बाय dt का एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर, इतना ही होगा। नाउ अभी आप यहां पे समझिए कि जो f की वैल्यू है ये आ गई, इसको हमने बनाया सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये क्या मिल जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन से फोर्स की वैल्यू और ये फर्स्ट इक्वेशन से फोर्स की वैल्यू। तो यहां पर क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हो गया यहां पर देखो जरा के एक्स, ठीक है, ये जो मास है ये इसके अपॉन में आ गया, तो माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स बन गया। क्लियर। अब आप समझिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो के अपॉन एम है, ये जो के अपॉन एम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो अभी आप समझिए यहां पे कि के अपॉन एम को हमने क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, के अपॉन एम को हमने क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, और उसके बाद इस माइनस को इस साइड, मतलब इस वैल्यू को इस साइड लेके गए, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब आप यहां पे समझो कि x के प्लेस पर अगर ये y एक्सिस में, तो मैं इसको डी स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाई ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पे समझो, ये चीज तो मैंने आपको बता दिया है, एनी इक्वेशन दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड। ठीक है, नाउ आगे आपको समझना है कि जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वगैरह समझते हैं, अभी समझ जाओगे। देखिए, देखो जरा एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, इनको हमें जान लेना है कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। तो इसके लिए आपको क्या समझना है कि देखो, कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है वो होती है एम्पलीट्यूड। कितना दूर मतलब मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम जा सकता है। जैसे कि ये पार्टिकल यहां तक जा सकता है मैक्सिमम, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड। इसी को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो जैसे पार्टिकल यहां तक मैक्सिमम जा सकता है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या है भाई, एक साइकिल को कंप्लीट होने में, क्या, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि एक साइकिल अगर 2 सेकंड में पूरी हो रही तो टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक, इस तरीके से ये ऑसिलेशन है, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। तो आप समझो कि एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर ये कितने साइकिल पूरे हो गए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे हो गए, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। नाउ तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल, टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसकी ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक, तो इसे मान के चलो कि अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हो आप, ठीक है, अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो या एसएचएम को या आप सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप एंगल पे दिखा रहे हो, तो 2 पाई रेडियन की एक साइकिल होती है ना, तो आप इस तरह से कितनी एंगुलर साइकिल पूरी कर सकते हो, 2 पाई रेडियन की कितनी साइकिल आप पूरी कर सकते हैं एक सेकंड में, उसको आप बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट आपने किया ओमेगा से, तो यहां पर क्या बन गया, 2 पाई इंटू एफ। क्या बन गया, 2 पाई इंटू एफ। कैसे बना, देखो 1 बाय टी होता है जनरल फॉर्मूला, तो आपने इसको बोल दिया 2 पाई बाय टी, तो 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो यहां से बन गया ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी क्योंकि हम न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम आगे बढ़ जाएंगे।
ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, देखो जरा नेक्स्ट हमें पढ़ना है फेज क्या होता है। सर ये फेज बहुत ज्यादा जो है बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखो क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हमें इस चैप्टर में एसएचएम पढ़ना है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में चीजों को समझो तरीके से, घबराओ मत। ये मीन पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन, ठीक है। अब कोई पार्टिकल मान के चलो कि ये इस तरीके से ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक। ये पार्टिकल लौट के वापस आया, ये यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से फिर दूर गया, फिर ये लौट के वापस आ गया ऐसे। अब मान के चलो कि कोई पार्टिकल यहां से, मान के चलो पूरा इसने एम्पलीट्यूड कितना हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर, नीचे भी एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मान के चलो कि पार्टिकल यहां से ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस जगह पे होगा, हमने कहा कहां पर है 8 सेंटीमीटर पे। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखें तो मान के चलो ये मोशन ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, और मैंने मान के चलो अपना हाथ यहां रोक लिया। अब मैंने अपना हाथ का फोटो, जरा सोचो एक बार फिर सोचना, मैं अपना हाथ ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं, ये ऐसे। अब आपको ना अपनी वीडियो पॉज कर लेनी है, मैं जब कहूंगा वीडियो को पॉज करना, देखो ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है। अब आप वीडियो को अगर सडनली पॉज करेंगे तो मान के चलो कि आपने वीडियो पॉज करी और ये यहां पे पॉज हुई, ठीक। तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये हाथ में इस साइड जा रहा था या इस साइड लौट के आ रहा था? जब आप वीडियो पॉज करेंगे तो आपको सिर्फ ये पता पड़ेगा ना कि ये हाथ जो है, ये मेरी जो पाम है वो यहां है या यहां है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता पड़ेगा ना ऐसे देख करके पॉज कि ये यहां पे जा रहा था सर का हाथ या लौट के आ रहा था, नहीं पता पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यह है कि मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या इस मोशन को अगर मैं स्टडी करना चाह रहा हूं और अगर स्ट्रेट लाइन में स्टडी कर रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। क्यों? मुझे पता नहीं पड़ेगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये यहां से 8 सेंटीमीटर, ये तो पता है, लेकिन ये जाते में है कि आते में, ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, मुझे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मुझे जस्ट पता नहीं पड़ेगा इस पार्टिकल को देख करके कि ये दूर जा रहा है कि पास में आ रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन जो हो रहा है, इसमें पार्टिकल के मोशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन मोशन से स्टडी करूंगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो इसी एसएचएम को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा एक ऐसे तरीके से ताकि मुझे किसी भी पॉइंट पर पता पड़ जाए कि इसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को, मतलब इसी मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल के फॉर्म में। ये देखो, ये हमारे पास क्या बन गया, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया, ठीक, ये सर्कल हो गया, और उसमें बाकी जो हम एक्सेस वगैरह, मतलब जो क्वाड्रेंट वगैरह दिखाते हैं वो दिखा दिए ना। अभी समझो, अब यहां से शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मान के चलो कि आप मीन पोजीशन पर हो, तो ये आपने इसको मीन पोजीशन पे बता दिया पार्टिकल, लेट्स से मीन पोजीशन से हम शुरुआत करेंगे। तो अब आप जो है घूमते हुए जा रहे हो, अब मान के चलो कि आप मीन पोजीशन से दूर गए और टॉप पे पहुंच गए, तो आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, यहां से गए, यहां से गए और यहां पहुंच गए, टॉप पे पहुंच गए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब आप मीन पोजीशन से वापस आ रहे हो, तो आप वापस से मीन पोजीशन पे आए, तो मतलब अगर आप रिटर्निंग पोजीशन को बता रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह आप सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाओगे, ठीक है। अब मान के चलो कि आप मीन पोजीशन से दूर जा रहे हो बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप यहां दिखाओगे, तो आप यहां आपका मोशन दिख रहा होगा, तो आपका मोशन यहां दिख रहा होगा। और जब आप यहां से लौट के जाओगे वापस मीन पोजीशन पे, एक साइकिल पूरी, तो आपका मोशन यहां दिखेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है ना? तो इसी मोशन को ये देखो, ये वापस ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे का ऊपर आया, एक साइकिल पूरी, हाँ, और उसी एक साइकिल को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पकड़ूंगा तो मुझे पता नहीं पड़ेगा कि जाते में है कि आते में, हाँ, टुवर्ड द मीन पोजीशन क्या, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। लेकिन इसमें खासियत क्या है,
इसमें मुझे पता पड़ जाएगा कि अगर कोई पार्टिकल घूमते हुए यहां पहुंचा, यहां, तो मुझे पता है कि यह अभी मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। ठीक, तो इसको मैं बताऊंगा, लेट्स से, अब सुनो, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? तो मान के चलो कि घूमते समय अगर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर ओमेगा है, दोनों को रिप्रेजेंट कराया था। अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस ना पता हो तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी बाय अभिषेक साहू। लेकिन अभी आपको यहां पे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, तो मान के चलो कि कोई पार्टिकल अगर ओमेगा वेलोसिटी के साथ अपना एंगुलर मोशन कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो कहां पहुंचेगा? तो फॉर्मूला होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है, जैसे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होती है ना, उसका फॉर्मूला था वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा इनटू टी। हमेशा याद रखेंगे आप। देखिए जरा, तो मान के चलो थीटा इज इक्वल टू कितना? ओमेगा इनटू टी। मान के चलो कि पार्टिकल अगर यहां पर है तो थीटा हम लेंगे यहां से, तो थीटा की वैल्यू भाई ऑब्वियस सी बात है ना, बदल जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू कुछ और होगी। तो यहां से हमें पता पड़ गया 0 to 90 हो रहा है, 0 to 90 है तो ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है। 90 to 180 डिग्री जा रहा है तो ये टुवर्ड द मीन पोजीशन है ना। और फिर इसके बाद फिर 180 to 270 है तो ये फिर से अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और 270 360 है तो ये लौटते हुए फिर से टुवर्ड द मीन पोजीशन। क्लियर है? अवे टूवर्ड, अवे और ये टूवर्ड। क्लियर है? तो इस तरह के डायग्राम, तो इस डायग्राम में हम देख करके डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टिकल का एक्चुअल मोशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या है, क्या उसकी पोजीशन है। तो ऐसा डायग्राम जो इस पार्टिकल के मोशन को रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। सर इसमें फेज क्या होता है? फेज का मतलब है किसी, देखो, फेज रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अब देखो, तो यहां पर ये मैं बता दिया एंगल। अब देखो यहां पर जो फेज वगैरह है ये हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या होता है कि कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कहां हो सकता है? लेट्स से वो यहां हो सकता है, यहां है। तो हमने बताया कि ये इनिशियली कहां था, तो हमने इसको बता दिया फाई से। किससे बता दिया? फाई से। कोई पार्टिकल सबसे पहले यहां था, अब वो उसने यहां से अपनी साइकिल स्टार्ट करी तो ये हो गया, लेट्स से ये फाई हो गया। अब इसके बाद यहां से वो चलना स्टार्ट करा, यहां से वो चलना स्टार्ट किया और कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। तो ये हो गया, यहां से ये इसने डिस्प्लेसमेंट करी, ओमेगा वेलोसिटी से चल रहा था और टाइम टी लगा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे? इसने कितना चला? देखो ये क्या है? ये इस जगह पे, इसको मैं क्या बोलूंगा? देखो अगर मैं यहां पे दिखाना चाह रहा हूं तो आप जानते हो कि भले ही मैं इसको सर्कल पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में ये था तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब था तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं इसको सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं इसका प्रोजेक्शन जो यहां पे देखूंगा, इस पार्टिकल की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मुझे देखनी है तो उसका प्रोजेक्शन जो मैं यहां पे देखूंगा, इसको मैंने क्या नाम दिया? वाई। तो ये जो वाई जो हो जाता है, ये वाई हो जाता है कितना? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर यहां पे फाई रिप्रेजेंट नहीं किया है तो क्या बनेगा? ओनली ए साइन ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये बनती है। बोले सर ये कैसे बनती है? ये मैं आपको समझा दे रहा हूं यहां पर, लेकिन आपको समझना है कि जो फाई है, ये फाई क्या है? ये फाई है इसका इनिशियल फेज। फाई क्या है? फाई है इसका इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब इनिशियल इसकी पोजीशन जो है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या थी, तो इसको हमने फाई से दिखाया। ठीक, और ओमेगा टी का मतलब है अब ये कितना ये मोशन कर चुका है।
क्लियर? तो वाई, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, और क्लियर करेंगे। देखो जरा, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये कैसे है। अभी तो मैंने बताया नहीं, सिर्फ आपको ये बताया था कि y इक्वल टू sin ओमेगा टी हो गया। ठीक, नाउ ए क्या होता है सर? ए क्या होता है? तो ए मैंने कहा एम्पलीट्यूड। ए क्या है यहां पे? ए क्या है? ए है यहां पे एम्पलीट्यूड। ए यहां पर है एम्पलीट्यूड, ठीक है। और वाई क्या है? ये इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं पोजीशन। क्लियर? नाउ अभी समझो, अभी समझो। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे समझो कि पार्टिकल जो इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है, ये O पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये R हो गया। समझो, अभी मैंने कोई फाइव वाई नहीं दिखाया आपको, आपको यहां पे फाइव वगैरह कुछ नहीं दिखाया। मैंने आपको यहां पर इनिशियल फेज नहीं दिखाया, जैसे यहां पे फाइव दिखाया, यहां पे नहीं दिखाया, ताकि आपको ये डायग्राम समझ में आए, इक्वेशन कैसे बनी वो समझ में आए। अगर इनिशियल फेज कुछ होता है तो हम उसको अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो उसी में ऐड कर देंगे इक्वेशन में। अब इसको कैसे करेंगे ये समझो। ये पार्टिकल पहले यहां था P पॉइंट पे, फिर घूम के गया ओमेगा वेलोसिटी के साथ, और T टाइम के अंदर इसने कितना एंगल कवर कर लिया? ओमेगा इंटू टी। फॉर्मूला क्या है? जैसे वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था वेलोसिटी टाइम, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ओमेगा इनटू टी। नाउ ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये एसएचएम है, ऐसा ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। तो एक्चुअल में इसकी पोजीशन मुझे कहां देखनी है कि ऐसे ऐसे जो मोशन हो रहा है, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो भी मुझे वाई एक्सिस में ही, मतलब लीनियर डायरेक्शन में ही देखनी है। तो मैंने इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन डाली, मतलब इसकी मैंने पोजीशन निकाली वाई एक्सिस में क्या है, तो मैंने देखा कि ये पार्टिकल वाई एक्सिस में कहां पर है। तो इस पार्टिकल को यहां पे सर्कल पे मार्क किया और देखा कि वाई एक्सिस में ये पार्टिकल इतनी दूरी पर आ गया है। अगर ये पार्टिकल घूमते हुए यहां पहुंचता तो इसकी प्रोजेक्शन यहां होती। क्लियर? तो फिर ये पूरा एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाता। ठीक, समझो। तो अभी देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो जिसके साथ थीटा और 90 बनता है वो बेस होता है, जिसके साथ ये अकेला 90 बन रहा है ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। ठीक, और ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई। तो आप, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको निकालना है ये कि भाई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, और है क्या आपको पता क्या है? पता है मुझे ये डिस्टेंस, यही तो है मैक्सिमम, ये इतनी दूरी तो जा सकता है पार्टिकल, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, या यहीं तक तो जा सकता है। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये है एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड। तो ये जो उसकी रेडियस है वो इसके एम्पलीट्यूड को दिखा रही है। क्लियर? नाउ तो अभी समझिए, तो अभी यहां पे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ आर अपॉन ओ क्यू लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसके बाद अब सुनो, अब आपको, अभी तो मैंने क्या लिखा है? अभी मैंने सिर्फ यहां पे ये लिखा है ना, अभी तो मैंने सिर्फ यहां पे क्या लिखा है? साइन ओमेगा टी। क्या लिखा है? साइन ओमेगा टी। तो आप यहां पे सिर्फ इतना याद रखो, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दिया आपने? थीटा की जगह पे ओमेगा टी। क्या लिखा? साइन थीटा की जगह पे ओमेगा टी। ठीक, नाउ अभी समझो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये साइड चला जाएगा तो ए का इंटू हो जाएगा, तो वाई साइन ओमेगा टी, क्या वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? ए साइन ओमेगा टी आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब सर ये फाई का क्या कॉन्सेप्ट है? तो मैंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल ऑलरेडी किसी इनिशियल पोजीशन पे होता, लेट्स से इस तरीके से इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल फेज ऑलरेडी कुछ इसका होता पाई, तो और उसके बाद ये कुछ ओमेगा टी कवर करा होता, ओमेगा टी। तो क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमें देखना है ना, तो ये पूरा एंगल जितना होता वही एंगल तो ये कहलाता है। जैसे ये पूरा एंगल पाई प्लस ओमेगा टी है, तो ये भी क्या बनता? पाई प्लस ओमेगा टी बनता ना। क्या बनता? पाई प्लस ओमेगा टी।
फाई प्लस ओमेगा टी, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। और फिर जब आप जो है इसको सॉल्व करते, तो जैसे पहले यहां पे आपने ओनली थीटा मतलब ओमेगा टी दिखाया है, तो यहां पर इस बार ओमेगा टी प्लस फाई दिखाते। तो अगर फेज कितना है, अगर फेज यहां पर फाई ऑलरेडी है तो आप यहां पर दिखाएंगे, और अगर नहीं है तो आप नहीं दिखाओगे। तो अब मैं इसके हिसाब से जो मैंने लिख के रखा उसके हिसाब से अगर मैं डायग्राम में करेक्शन करता हूं तो डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक मिनट, तो डायग्राम मेरा ये बन गया। चलो, अच्छा इसमें भी कुछ बातें हैं छोटी छोटी सी। ये इनिशियल फेज पाई है और ये ओमेगा टी, ठीक है। तो ये पूरा एंगल अगर मैं प्रोजेक्शन दिखाना चाह रहा हूं तो ये पाई प्लस ओमेगा टी कहलाएगा, और ये बाय। बताओ जरा, क्लियर हो गई बात क्लियर है ना? ये आप इसको एरो वेरो प्रॉपर दिखाएंगे। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझो, ये अगर फाई ऊपर है तो ये बनता है ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ये फाई नीचे होता, फाई नीचे होता, ध्यान रखो, अगर ये फाई नीचे होता और ओमेगा टी ऊपर होता तो यहां बनता है ओमेगा टी माइनस पाई। याद रखो, ये नीचे है इसका मतलब नेगेटिव लगाना है। हाँ, नीचे है क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव, और ऊपर है तो पॉजिटिव दिखाना है। तो इस तरीके से आप फेज बताते हैं। बताइए जरा, क्लियर हो रहा है? तो यहां पर आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर आपने ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल ली है, डिस्प्लेसमेंट निकाल दी, तो अब आप वेलोसिटी सब निकाल देंगे। ठीक, तो इस ये जो आपने इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब सुनो, अगर मैंने बता दिया ना, अगर ये फाई नीचे होता ना, साहब नीचे होता, तो आपने जो ओमेगा टी प्लस फाई बनाया है वो ओमेगा टी माइनस फाई बनता। क्या बनता? माइनस फाई बनता। क्लियर है? दाओ, और फाई होता नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अभी समझो। अब तो आपने अभी बनाई थी कौन सी इक्वेशन? आपने अभी बनाई थी अभी वेलोसिटी वाली, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, मतलब वेलोसिटी वाली इक्वेशन। ये हमने बना दी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन, अब हम बनाएंगे वेलोसिटी इक्वेशन। देखिए यहां पर क्या है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई, जस्ट हमने भी निकाली। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं इसी का डिफरेंशियल कर दूं dy अपॉन dt। क्लियर? तो अभी मैं डिफरेंशियल करूंगा तो देखो जरा क्या होगा कि a तो मैं लिख दिया। अब आप समझते हो, जैसे साइन 2x का डिफरेंशियल करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आता है cos 2x, और 2x का हो गया चेन रूल से 2x का हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 cos 2x। ठीक है? इसी तरीके से क्या होता है कि अगर मुझे डिफरेंशियल करना है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का, तो यहां पे आप समझिए कि a तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशियल हो गया cos ओमेगा टी प्लस पाई, और ओमेगा टी का अलग से हो गया ओमेगा। तो जो वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई, ये बन गई a इंटू ओमेगा, या सिंपल ओमेगा इंटू a, और ये हो गया cos ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, मैं इसको ना, इसी इक्वेशन को अलग अलग तरीके से भी लिख सकता हूं। जैसे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना? होता है। तो आप समझिए कि cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब देखो, अगर मुझे सिंपल बताना है cos थीटा, तो मैं cos थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं ना? तो आप यहां पर देखिए कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, और cos ओमेगा टी को मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई भी, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई भी लिख सकता हूं। बताइए जरा, क्लियर है? अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू
y अपॉन a आ जाती है, आएगी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा a, और यहां से 1 माइनस, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू y अपॉन a, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मुझे देखने को मिल जाएगा b इज इक्वल टू ओमेगा, b इज इक्वल टू ओमेगा a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, तो v इज इक्वल टू, मैं इसको ओमेगा a स्क्वायर, अगर ये बाहर निकल आएगा तो ओमेगा ये बचेगा a इंटू ए, ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तो क्या बच जाएगा, ये a बन जाएगा, और ये लिखा है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे कि वेलोसिटी की जो फाइनल इक्वेशन है वो ये भी बन सकती है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये वेलोसिटी की फाइनल इक्वेशन हो गई। समझ गए? तो यहां से आप यहां भी छोड़ सकते हैं, और यहां तक इसको फाइनल अगर आप करना चाहें तो आप इसको यहां तक करें। बताओ जरा, क्लियर है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जरा, एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना, एक्सेलरेशन की इक्वेशन अगर मुझे बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? y मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ये है, इसके बाद आप ये देखो कि मैं इस एक बार इसका डिफरेंशियल करूंगा तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी। तो आप ये देखो वेलोसिटी आ गई a cos ओमेगा टी प्लस पाई। अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशियल करूंगा तो देखो जरा, ओमेगा लिखा था, लिखा है। अब cos थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया आगे माइनस। cos ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या हो गया? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समझना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी का आ गया एक और ओमेगा, तो बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप समझते हो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किसकी वैल्यू है? y की, पुट कर दी, तो अल्फा मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ठीक, आप अगर एक्स एक्सिस में लिखते हैं तो आप इसी को लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? तो इसी को अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमने लिख दिया। बताइए जरा, तो ये क्या हो गई? एक्सेलरेशन इक्वेशन। क्लियर? अभी देखिए, इसमें आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको मिल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इस इक्वेशन से बताई गई है। क्लियर है? आपको 1.5 सेकेंड पर इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू में कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, और वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी हम अपने साइड से कैलकुलेट कर लेंगे ताकि इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बढ़िया से सॉल्व कर पाए। देखो, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या दिया जा रहा है आपको? 5 cos 2 पाई t प्लस 1 प्लस पाई बाई 4, ये दिया हुआ है। क्लियर है? अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो। तो यहां पर ना आपको x दिया है, तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड आउट करनी है 1.5 सेकेंड पर। तो कैसे करेंगे? 5 cos और ये 2 पाई इंटू 1.5 सेकेंड पे आप इस तरीके से कैलकुलेट करें, प्लस पाई बाई 4। यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो x इज इक्वल टू 5 और ये cos 2 पाई प्लस 1 ये 2 पाई है, तो 1.5 का इंटू कर दो तो 3 पाई बन जाएगा, प्लस पाई बाई 4 ये लिखा हुआ है। इसके बाद x इज इक्वल टू 5 cos और यहां पर 3 पाई के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई। क्या आप इस तरीके से ब्रेक कर पाओगे? 2 पाई प्लस पाई, और पाई बाई 4 के प्लेस पर आप लिखोगे पाई बाई 4। ध्यान से समझना, आधा क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने को दूंगा। ठीक है, दोनों भाई आधा आधा खाएंगे। देखो जरा, ये पाई बाई 4 और पाई को मैं साइड में लिख सकता हूं ऐसे, तो आप इसको समझिए कि क्या ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है? x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा cos, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, ये लिखा है cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखो, एक साइकिल पूरी हो गई तो 2 पाई और प्लस थीटा मतलब कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, चलिए रहो। अभी देखो,
तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 5 कॉस 2 पाई प्लस थीटा, मतलब कॉस थीटा, और थीटा यहां पर हमने माना है पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक, अब आप समझिए कि अब यहां पर थीटा हो जाएगा ये पाई बाई 4। ठीक, तो देखो, तो यहां पे कॉस पाई का मतलब 180 डिग्री, तो कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। अब देखो जरा यहां पे, तो x इज इक्वल टू ये बन गया 5 माइनस आ गया तो कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 जो हो गया ये होता है आपके पास 1/√2। 1/√2 क्या होता है? 1/√2 होता है 1.414। तो 1.4, अगर मैं 1.4 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये आपका आ जाएगा 50, और ये 14, तो 3 42, ये 8 बचेगा, पॉइंट लगेगा और उसके बाद 0 आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका अप्रॉक्स कितना? 3.51 अप्रॉक्स इतना मैं ले सकता हूं नेगेटिव वैल्यू में। तो ये जो है आपका मीटर में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के दिया है सारी वैल्यूज कैसे हैं? SI यूनिट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखो जरा, अब सेम क्वेश्चन है, बस बार क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो आपको x दिया हुआ है, कितना दिया है? 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। समझना, अब मुझे क्या करना है कि वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी या मैं इसको स्पीड बोल दूं, क्या बोल दूं? स्पीड। होता क्या है? dx बाई डी टी, इसी इक्वेशन का डिफरेंशियल कर दूं तो आप समझो 5 कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, तो माइनस आ गया और ये साइन, और एज इट इज 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हमने पढ़ा था ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई का डिफरेंशियल करते हैं तो ये आ जाता है कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, और ओमेगा टी का अलग से ओमेगा। समझ गए? तो 2 पाई टी का क्या हो जाएगा? 2 पाई। क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो भाई इसी वैल्यू में हम 2 पाई का इंटू कर दें, क्योंकि 2 पाई टी का डिफरेंशियल क्या आ गया? 2 पाई। 2 पाई, बस बहुत सही। तो वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 माइनस का 10 पाई, और ये साइन फिर से 2 पाई टी को अगर मैं t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई के प्लेस पर 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक, तो v इज इक्वल टू माइनस 10 पाई, और ये साइन, और मैं इसको लिख सकता हूं फिर से 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, और ये यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया, तो फिर से साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, तो आप इसी इक्वेशन को बना सकते हैं तरीके से। देखो, इस तरह क्वेश्चन आपकी स्कूल में पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है -10 पाई, और ये हो गया साइन थीटा, मतलब साइन पाई प्लस पाई बाई 4। इसके बाद आप देखो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी, हाँ जी, माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा -10 पाई, और ये साइन पाई बाई 4, और यहां पे माइनस था तो एक और माइनस के कारण ये प्लस बन गया। तो वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू 10 पाई, और यहां पर ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 10 पाई का मतलब है 31.46 डिवाइडेड बाय 1.41। ठीक, डेसिमल जो है इसका कितना हो जाएगा? 1.414 होता है ना, डेसिमल हटाएंगे तो ये डिवाइड करोगे वेलोसिटी का 31, ये 3146 को 141 से करोगे तो ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आपका अप्रॉक्स 280 282 ये इतना हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 3 आ जाएगा, 14 और 18 14 32, ठीक, ये आपका 3 आ गया, ठीक है, और यहां पर ये बचेगा 6, तो फिर से कैंसिल करोगे तो ये आपके पास फिर से 22 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 282,
ठीक है, तो 22 पॉइंट ये अप्रॉक्स में चला जाएगा, लेट्स से 22.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आप इस कैलकुलेशन को वाइंड नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद क्या है तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दे रहा हूं, ठीक है, अप्रॉक्स लिख दे रहा हूं। ठीक, बताओ जरा, क्लियर है? तो इस तरीके से आपने वेलोसिटी निकाल ली। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब मान के चलो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए एक्सेलरेशन भी निकाल दो, पूछिए, तो अब एक्सेलरेशन के लिए आपके पास दो चॉइस हैं, या तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन का आप डिफरेंशियल कर दो एक बार फिर, या आप सिंपल लगा दो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस माइनस लगाया, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप 2 पाई/t का स्क्वायर करो, और y के जो आपने y मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिया है ना, तो x ले लो, तो x की जो इक्वेशन निकाली थी उसको रख दो। x की इक्वेशन क्या थी, 5 cos, या आपने x की जो वैल्यू निकाली है उसको भी रख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ना, वो ठीक रहेगा। 3.51 मीटर लिखी थी ना अपन ने, तो 3 ये माइनस में 3.51 थी, माइनस 3.51, ठीक है। बस अब एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ रही है ये मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, या आपका होमवर्क है। अगर आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हैं इसका आंसर, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी गाइज। आपको चाहे एक स्टूडेंट कमेंट करे चाहे 1000, मैं आपका बस कमेंट पढ़ना चाहता हूं। आप ये आपका होमवर्क है, आप ये मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है गाइज। तो इससे मुझे पता पड़ेगा कि मैं यहां तक आया हूं पढ़ाते पढ़ाते आपको, तो कम से कम आपकी तो मदद कर पाया। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और हमें पढ़ना है अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर के बनेगी टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी को निकालता हूं हाफ mv स्क्वायर से। हाफ mv स्क्वायर, m के प्लेस पर मैंने m रखा। वेलोसिटी की इक्वेशन आप जानते हो, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको मैंने ओपन करा तो 1/m, ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस पाई हो गया। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी से मैं cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बोल रहा हूं तो ओमेगा t प्लस पाई है यहां पे। अब समझिए आप, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया। और आप जानते हो कि यहां पर होता क्या है कि y इज इक्वल टू साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से ये आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई के प्लेस पर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, ये एलसीएम हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहां से जो इक्वेशन बन गई काइनेटिक एनर्जी की वो आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको विश्वास नहीं होता, बोला सर नहीं होता, तो आप यहां पर देखो, हमने ये इक्वेशन क्या बनाई थी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनाई थी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो आप बस इसी का स्क्वायर कर दो ना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। समझ गए? तो आप अगर एक बार ढंग से कर दिया आपने तो बार बार ढंग से करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए जरा, यही निकल के आ रहा है, बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। काइनेटिक एनर्जी अभी हम निकालेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे मतलब आती है सिस्टम में, तो जब हम किसी भी पार्टिकल को खींच रहे हैं ना, तो आप ये देखो रिस्टोरिंग, देखो मीन पोजीशन से दूर में ले जा रहा हूं ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा है। इसका मतलब यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा है और मैं खींच रहा हूं रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो जो वर्क होगा ये वर्क ऐसे होगा माइनस एफ डी एक्स, मतलब दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट वर्क इज डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डी डब्ल्यू की वैल्यू होती है माइनस एफ डी एक्स, और माइनस एफ की वैल्यू मतलब एफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा आप यहां पे देखो, क्योंकि हमने जो काइनेटिक एनर्जी वाई इक्वेशन में निकाली है ना वाई में, तो मैं यहां पर एक्स के प्लेस पर वाई लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, वाई। ठीक है, देखिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, मुझे निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब मुझे निकालना है पूरा डब्ल्यू, तो ये प्लस आ गया डी वाई। तो अभी मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन चार्ज लगेगा फ्रॉम 0 टू वाई, तो ये हो जाएगा वाई, के आ जाएगा बाहर और ये डी वाई। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ये होगा के, और कंप्लीट होने के बाद ये बचेगा वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा।
अब आप समझो कि हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के अपॉन एम होता है, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहां से W इज इक्वल टू बन जाएगा m, मतलब 1/2 तो चल रहा है, m ओमेगा स्क्वायर और ये बाय स्क्वायर। तो यही जो वर्क होगा ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसके बाद जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है टोटल एनर्जी। तो ये हो गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो यहां से इससे ये कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी बचेगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? अगर हम इस इक्वेशन पे पहुंचे तो आपको यहां से पता पड़ रहा है कि जो एनर्जी है उसकी इक्वेशन ये आई, ये क्या है? ये है एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। तो जो एसएचएम में जो वेव बन रही है, जो एसएचएम में जो एनर्जी है, एनर्जी, ये एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? तो अगर ये टाइम पीरियड वगैरह सारी चीजें कांस्टेंट है, जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक, इसके बाद अगर मैं यहां पर ऐसा देखूं कि एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है तो जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? देखो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय टी और 1/t होता है न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आप ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू। तो इक्वेशन बन, या 2 पाई एफ, न्यू के प्लेस पर ऐसा लिख सकता हूं ना। तो अगर आप इसमें 2 पाई एफ पुट करेंगे, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर आपको यह मिल जाएगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर एम्पलीट्यूड वगैरह सारी चीजें कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड करती है। किस पे? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, कहीं कि फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आपको याद रखनी है एसएचएम में। चलिए ग्राफ की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसे बनता है तो देखो जरा, जैसे अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो आप इसको समझो कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। अगर ये मीन पोजीशन हो गई, ये लेट से ये आप -y या -x दिखा रहे हो और ये +y दिखा रहे हो या +x, तो यहां पर ये क्या बता रहा है? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ये 0 है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाली चीज हो गई। एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और अगर मैं बात करूं, एक मिनट वेट, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और नीचे करें पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी देखो जरा, मिड पॉइंट पर आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाती है? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ हो जाए कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जिसमें हमने ये वाली जो लाइन है वो क्या बता रही है? ये वाली लाइन बता रही है काइनेटिक, जैसे समझो ना, जैसे पेंडुलम जो है, पेंडुलम ये रहा, ये ऊपर गया तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहां पर क्या है? यहां पर आप भी समझो कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, फिर जैसे आप सेंटर की ओर गए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद फिर से 0 हो गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी, और देखो एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये यहां पे ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से बता दिया। बताओ जरा, समझ में आया? ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है कंबाइंड। नाउ फोर्स लॉ इन एसएचएम, मतलब इसमें जो हमने वैल्यू टाइम पीरियड वगैरह की बात करते हैं वो हमें इसमें मिल जाएगा। देखो आप समझते हैं कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होता है ना, कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होता है, हम उसको इस रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट। चलिए, जैसे कि अगर मुझे किसी पार्टिकल टाइम पीरियड निकालना है तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप दिमाग में बैठा के रखो। देखो कैसे बनता है फॉर्मूला, आप जानते हैं m = f = m अल्फा होता है।
एफ के प्लेस पर आप लिख सकते हैं माइनस के वाई, अल्फा के प्लेस पर आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां से आपने क्या किया कि के यहां से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो के अपॉन एम। अब देखो ये वाला एम नीचे आ गया, तो के एम अपॉन एम इज इक्वल टू क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर आप 2π/t का होल स्क्वायर किया, तो यहां पर इस तरह से 2π² अपॉन टी आ जाएगा। इसके बाद आप ये देखो इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट k/m आ गया, 2π/t एज इट इज लिखा हुआ है। 2π को अगर मैं नीचे भेज दूं तो 1/2π इंटू अंडर रूट k/m इज इक्वल टू 1/t बचेगा। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो ये t हो जाएगा, और यहां से 1/2π क्या हो जाएगा, 2π अंडर रूट m/k। समझ गए? अगर मैं इसको फ्लिप करता हूं तो पूरा टर्म फ्लिप हो जाएगा ना, तो 2π k/m था तो m/k बच गया। ये बन गई टाइम पीरियड की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर के, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखें, 2π इज इक्वल टू क्या होता है, m/k। अभी हमें समझना है सिंपल पेंडुलम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मिस नहीं करेंगे, सभी के स्कूल में आने के चांसेस के बनते हैं। ठीक, देखो सिंपल पेंडुलम क्या है। बेसिकली पेंडुलम आप एक भारी सा एक मास लटका दें एक सिंपल से धागे से, बन गया आपके पास सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो पेंडुलम है, इसका ये जो मेन सर्कुलर पार्ट है स्फेरिकल, इसको हम बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं, बॉब, BOB। नाउ अभी समझिए, और ये इसका धागा है। इसमें जो धागा स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब खींचनी नहीं चाहिए भारी से, मतलब ये जो इसकी बॉल है इसके बाहर से इसकी जो लेंथ है वो बढ़नी नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज का टाइम पीरियड अफेक्ट होगा। क्लियर? इस बॉब का मास हो गया m, ठीक, और ये जो स्ट्रिंग है इसको हम मासलेस कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म होता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ बेसिकली इस धागे की लेंथ से लेकर के, उस पॉइंट से लेकर के इसके सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ को कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ। तो सिंपल पेंडुलम वाले केस में जब हम लेंथ लेते हैं तो वो एक्चुअल में कौन सी लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ, ऊपर से लेकर के इसके सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ। ठीक, अभी क्या होता है इसको समझिए कि जब ये पेंडुलम मोशन करता है, लेट्स से ये पेंडुलम बॉब इस साइड गया तो इसने कुछ एंगल बनाया वर्टिकल से थीटा। ठीक, तो ये जा रहा है मीन पोजीशन से दूर, इसकी मीन पोजीशन यहां पे है, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इस साइड ही तो लगेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जब ये इस साइड गया तो भाई mg फोर्स तो लग रहा है हमेशा नीचे। ठीक, अब इस mg के हमने दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट यहां इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, देखो जरा इस तरीके से, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसको डायरेक्शन खींच रहा है, और इसका एक कंपोनेंट यहां होगा। भाई देखो ये दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो इस तरीके से हमने इसको दो कंपोनेंट किए। ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल के साथ बना रहा है थीटा, तो ये वर्टिकल के साथ बना है थीटा, तो थीटा जिसका बनता है उसका नाम होता है cos थीटा वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, इसका नाम हो गया sin थीटा वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। तो बताओ जरा इस वेट का कौन सा कंपोनेंट इसको रिस्टोर कर रहा है टुवर्ड द मीन पोजीशन? आंसर है mg sin थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग है तो हमने यहां पे नेगेटिव साइन लगाया। क्लियर है? तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा हमें निकालना है इस पूरे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं अभी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालने के लिए कर रहे हैं। तो यहां पे समझो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब यहां पे फोर्स की जगह समझो कि अगर एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है, क्योंकि हम यहां पर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इसको कंसीडर कर रहे हैं, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को साइन एंगल अप्रोक्सीमेशन से हम थीटा अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर mg साइन थीटा से ये बन गया mg थीटा। आप समझते हैं कि फोर्स को हम m अल्फा भी लिखते हैं। तो अगर ये एक फोर्स है, ये भी फोर्स की इक्वेशन है, तो हमने दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर दिया। तो यहां पे m अल्फा इज इक्वल टू आ गया mg थीटा, m से m कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू बचा g इंटू वाई अपॉन एल। थीटा क्या होता है, एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो अभी समझो कि आर्क क्या है, आर्क ये रहा, ये जो डिस्टेंस है ये आर्क है, हमने इसको y मान लिया। ठीक है, मीन पोजीशन से कितने दूर जा रहा है हमने इसको y मान लिया, और रेडियस यही तो है, रेडियस ये मेरा हाथ की जो डिस्टेंस है यही तो है रेडियस, तो मैंने इसको नाम दिया, कितना नाम दे दिया भाई, रेडियस को क्या नाम दिया, लेट्स से l। इफ देखो
यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हमने नाम दिया इफेक्टिव लेंथ। तो यही इफेक्टिव लेंथ का ही तो चक्कर लगेगा, अगर ये ऐसे घूमने लग जाए तो इफेक्टिव लेंथ का चक्कर ही तो इसका रेडियस कहलाएगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। पता हो रहा, क्लियर है ना? तो यहां पर आपने क्या ले लिया, आर्क अपॉन रेडियस मतलब वाई अपॉन एल। इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एक्सेलरेशन, तो ओमेगा स्क्वायर वाई। अब आप देखो ओमेगा को क्या लिखते हो, 2 पाई/t, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ये माइनस से अभी ये माइनस उड़ जाएगा, ये उड़ गया, तो 2 पाई/t का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। अब y से y भी उड़ गया, y से y भी उड़ गया, उड़ा दो, उड़ा दिया, ठीक है। अब देखो 2 पाई/t सॉल्व करा, 2 स्क्वायर हट गया, रूट जी अपॉन एल आ गया, यहां से टाइम पीरियड निकाला तो टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2 पाई/√L/g। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड जो है ये यहां पर देख रहे हो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब पेंडुलम का मास कितना भी हो इस पर डिपेंड ये नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि इफेक्टिव लेंथ कितनी है और कौन से प्लेनेट पे, मतलब कहां पे इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, बस इन बातों पे डिपेंड ये कर रहा है। अब आप ये यहां पर ये देखो, इसमें हम कुछ सेकंड पेंडुलम की बात करते हैं। तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम के लिए वायर की लेंथ या धागे की लेंथ या स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम आ जाएगा। वैसे मुझे पूरी वीडियो में ध्यान नहीं रहा, लेकिन आपको ये नोट्स जो है पीडीएफ पे के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसको जो है आप जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं। चलिए, तो t इज इक्वल 2 पाई/√L/g आ रहा है। यहां से हमने कुछ नहीं करा, बस L की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करो क्योंकि अर्थ पे है, g की वैल्यू 9.81 सेकंड पुट करो, तो लेंथ जो निकल के आती है सेकंड पेंडुलम की दैट इज योर 1.00 मीटर, मतलब 1 मीटर अप्रॉक्स निकल के आती है सेकंड पेंडुलम की लेंथ। अब लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें पढ़ना है, मतलब सिंपल पेंडुलम में कुछ चीजें जो हमने टाइम पीरियड के हिसाब से नोटिस करी, वो पहली चीज क्या है, पहली चीज तो जरूरी ये है कि जैसे हमने फॉर्मूला निकाला, तो फॉर्मूला में हमने ये पता कर लिया कि टाइम पीरियड जो है ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास, कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ठीक है। ये हो गई। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट जी, ये हम जानते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ लेंथ क्या है, लॉ ऑफ लेंथ क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, लेंथ पर डिपेंड करता है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एल के। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे आपसे कहा जाएगा कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और आपने इसमें एक छेद कर दिया नीचे, आपने क्या कर दिया, नीचे एक ड्रिल करके एक छेद कर दिया, ठीक है। देखो जरा, ये आपने यहां पर एक होल कर दिया और आपने भर दिया इसमें लिक्विड, आपने इसमें लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब ऑसिलेट कराएंगे, तो इस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा। तो जरा सोचो क्या है, आप बताओ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा अगर आपने इसमें छेद कर दिया तो सोचो। अभी क्या है कि अभी यहां से लेके जब ये पूरा भरा होता है तो इफेक्टिव लेंथ इतनी है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है, इतनी है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि अब क्योंकि ये खाली होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे खिसक जाएगा, नीचे खिसक जाएगा तो उसकी लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगी और इफेक्टिव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, तो टाइम पीरियड फिर बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह के सवाल पूछा जाता है कि आप एक झूले पे झूल रहे हैं, आप ऐसे मस्त बैठे हुए हैं, आपका मन करा कि नहीं अब तो जो है मैं रील बनाऊंगा, और जो है चलते चलते आप जो है झूले पे खड़े हो गए, तो अभी क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो जब आप झूले पे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा कि अभी सेंटर ऑफ मास कहां था, करीब यहां पे था, अब आप खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कम हो गई, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कम हो गई तो टाइम पीरियड घट जाएगा और जल्दी 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 ऑसिलेशन पूरे होंगे। ये बात आपको समझनी है। तो कभी भी इस तरीके जो है छोटे छोटे जो है चेंजेस करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि इफेक्टिव लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है सर, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ को आप ध्यान रखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों हटा दिया अपन ने, इसको हटाना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई लॉ ऑफ लेंथ कहलाएगा। लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म क्या है, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, छोटे छोटे से एम्पलीट्यूड के लिए अगर गिवन प्लेस पर टाइम पीरियड इज कांस्टेंट देन प्रोवाइडेड दैट L एंड G आर कांस्टेंट। देखो क्या कहा जा रहा है, किसी भी
गिवन प्लेस पर, किसी भी जगह पर अगर L और G कांस्टेंट होंगे, अगर L की वैल्यू, क्योंकि टाइम पीरियड जो है ये इफेक्टिव लेंथ पे और G पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बस इतनी सी बात कही जा रही है कि टाइम पीरियड जो होगा ये पूरी तरीके से कांस्टेंट रहेगा अगर L और G की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसको हमने बोला लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्री वाइब्रेशंस पे। जो वाइब्रेशंस जो हैं ये दो टाइप के हैं, एक तो है आपके फ्री वाइब्रेशन और एक है आपके डैम्प्ड वाइब्रेशन, या हम फ्री ऑसिलेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन इसको बोलते हैं। देखो कभी भी आपने किसी चीज को मान के चलो कि जैसे मान के आपने ऐसे करके जो है आपने छोड़ दिया, एक पेंडुलम लिया और उसको धक्का देके छोड़ दिया, ऐसे धक्का दिया छोड़ दिया, झूले पे आपको उठाया और धक्का देके छोड़ दिया। अब झूले पे जब हम बैठे होते हैं ना, या हम पेंडुलम को ऐसे जब धक्का देके छोड़ देते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ना फोर्सेस लगते हैं, जैसे एयर का फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो अगर ये फोर्सेस ना लगे, हम सिंपल वैक्यूम में बात करें, तो क्या होगा, तो होगा ये कि आप धक्का देंगे और ये इसी तरीके से लगातार सेम एम्पलीट्यूड के साथ, जैसे यहां से झूला स्टार्ट हुआ तो यहां पे जाएगा, फिर वापस यहीं पे आएगा, फिर वापस यहां जाएगा, वापस यहीं पे आएगा। तो इस तरह के ऑसिलेशन को, जो कि किसी भी तरह के रुकावट के बिना होते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना होते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के एब्सेंस में होते हैं, ठीक, तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशन, फ्री वाइब्रेशन या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशन या अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री ऑसिलेशन या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो सेम या कहूं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले ऑसिलेशन को आप अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई रूट एम अपॉन के। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला ये बन गया। और जब कोई पार्टिकल ऐसे फ्रीली ऑसिलेट कर रहा होता है, फ्रीली इन द एब्सेंस ऑफ, देखो यहां पे लिखा हो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है? तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब यहां पर शायद हमने नोट करा है कि नहीं करा, शायद नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे मान के चलो कि एक ग्लास है, ठीक है, इस तरीके से एक ग्लास है। अब इस ग्लास के वाइब्रेट करने की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, देखो मैंने क्या कहा कि जब कोई बॉडी फ्रीली ऑसिलेट करे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ, तो हम बोलते हैं कि भाई ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जब कोई बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे, और हम, या ऐसे बोलूं, जब देखो हर बॉडी की अपनी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना। जैसे क्या होता है कि मान के चलो कि मैंने कोई भी चीज वाइब्रेट करे, मैं ही झूले बैठ जाऊं, अब अभी मेरे ऑसिलेशन कुछ और हो रहे होंगे, लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी तरह का एयर का फ्रिक्शन नहीं है, तो उस समय मेरे जो ऑसिलेशन हो रहे हैं मैं उसको बोलूंगा फ्री ऑसिलेशन। और उस टाइम पे 1 सेकंड मान के चलो 50 ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो वो हो गई मेरी ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हर बॉडी की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर मैं उसको स्पेस में या वैक्यूम में जो ऑसिलेट कराऊंगा तो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। तो जब हम किसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, तो उस समय उस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है ये मैक्सिमम हो जाता है। कैसा हो जाता है? मैक्सिमम। हाँ, और उस टाइम पे जो भी बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है उसके टूटने के भी चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट कंडीशन या रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जब हम किसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो वो कोई झूला अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, अब मैं भी उसको उसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर धक्का दे रहा हूं, उसी की फ्रीक्वेंसी पुश कर रहा हूं, तो झूले के एम्पलीट्यूड बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत दूर दूर। तो ऐसी कंडीशन में बोलूंगा रेजोनेंस कंडीशन। जैसे कि मान के चलो कि ये एक ब्रिज है, ठीक, अब इस ब्रिज की अपनी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहां पर ना आर्मी के कुछ जो सोल्जर्स जो होंगे ये परेड करते हुए चले आ रहे हैं, तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी तो काफी ज्यादा होगी, लेकिन आप ये समझिए कि जो सोल्जर्स जो होते हैं, क्योंकि एक बार में ही सबके पैर नीचे ग्राउंड पे जाते हैं, तो क्या होता है कि उससे इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट होता है कि अगर उनके जो सोल्जर्स की जो परेड जो हो रही, जो मार्च जो हो रही है,
उससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, अगर उस वाइब्रेशन के ऑसिलेशन मतलब उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर मिल गई तो इस ब्रिज में इतना स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड बनेंगे कि ये ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता है। इसलिए एडवाइज करा जाता है कि अगर किसी ब्रिज से पास होना है तो उस पर परेड करते हुए पास ना हो। अगर ऐसा हो गया कि सोल्जर्स की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, जो उनके मार्च से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो ये ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। ठीक है। अगर आपने देखा है कई बार जो है ये बियर ग्लासेस वगैरह होते हैं, कांच के ग्लासेस, आपने सुना है कि भाई कुछ लोगों ने नाक से ऐसा साउंड प्रोड्यूस करा कि भाई ये जो टूट जाते हैं, है ना, इतनी तीखी पतली आवाज प्रोड्यूस करी कि टूट जाते हैं। तो ये कब टूटते हैं? हर किसी ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी गई विद साउंड तो भाई ये इसके चांसेस बनते हैं ये इतनी तेज से फड़फड़ाएगा कि भाई ये टूट सकता है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं? जनरली जो हमारे डेली लाइफ में ऑसिलेशन होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं। ठीक है, देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन उनको बोलते हैं भाई जिनका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाए। जैसे मान के चलो आपने जो है कभी भगोनी, बर्तन, ग्लास, कटोरी वगैरह स्टील का आपके हाथ से छूट गया होगा, तो आपने देखा कि उसकी आवाज कैसे आई, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो उसका मतलब क्या है कि आप ये समझो कि जब उसने स्टड इस तरह की आवाज करी हाँ, तो उसका मतलब पहले उसके एम्पलीट्यूड बड़े बड़े थे, हाँ ऐसे, फिर धीरे 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 इसके एम्पलीट्यूड छोटे होते चले गए। तो ये कैसे ऑसिलेशन हो गए? ये डैम्प्ड ऑसिलेशन। कैसे है? डैम्प्ड ऑसिलेशन। और अगर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहे तो वो होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है? तो ये हो गई ऑसिलेशन की छोटी सी कहानी। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड या ऑसिलेशन इन लिक्विड कॉलम। देखो क्या होता है कि मान के चलो कि मेरे पास ना एक ट्यूब है इस तरीके से, ये इस तरीके से यू शेप की ट्यूब है और इसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अभी क्या होता है, मैंने क्या किया कि एक साइड से पकड़ के इसको यहां से फूंक मार के जो है यहां पर इसको फूंक मारूंगा तो ये लिक्विड क्या कर जाएगा, यहां से नीचे जाएगा और उसके बाद यहां से ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा, ये लिक्विड अब यहां तो रुकेगा नहीं, फिर ये लिक्विड यहां से नीचे जाएगा और फिर यहां से ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से इस लिक्विड में ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होंगे। तो लेट्स से ये लिक्विड पहले इस लेवल पे था, ठीक, उसके बाद ये यहां से फूंक मारने पे वाई नीचे चला गया, उसके बाद जब ये लिक्विड इस पे फोर्स लगाएगा तो यहां से वाई ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली आप ये देखें कि वाई नीचे गया और वाई ऊपर गया, तो यहां से ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वाई नीचे गया वाई ऊपर आया, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। क्या हो गई? ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। अब वाई ये इसके डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, नाउ अभी समझिए कि मुझे ना इसका टाइम पीरियड निकालना है कि ऑसिलेशन का इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट एम अपॉन के। बस मुझे यही याद रखना है। एम क्या है? इस पूरे लिक्विड का मास, क्योंकि देखो पूरा लिक्विड ही तो ऑसिलेट करेगा, पूरा लिक्विड ही क्या करेगा? ऑसिलेट। क्योंकि देखो ये हालांकि मीन पोजीशन में फाइंड आउट कर ली, लेकिन ऑसिलेट तो ये पूरा लिक्विड ही करेगा ना, यहां पे भी कुछ करेगा, यहां भी कुछ करेगा, यहां भी कुछ करेगा, तो पूरा लिक्विड ही ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो 2 बाई एम की वैल्यू निकालू टोटल मास और के की वैल्यू निकालू। ठीक, अब के क्या है? के देखो स्प्रिंग फैक्टर होता है ना, तो देखो ये F इज इक्वल टू मुझे माइनस के इंटू वाई के फॉर्म में निकालना है बस। ठीक, माइनस के इंटू वाई के फॉर्म में इस इक्वेशन को निकालना है, तो के की वैल्यू हमको कंपेयर करके मिल जाएगी। अब देखिए जरा, तो यहां पर मुझे पहले निकालना है टोटल मास ऑफ लिक्विड। तो मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट। तो अभी समझो कि ये जो ट्यूब है ना, ये बहुत ऐसा वाइड नहीं है कि ऐसे यहां से यहां तक, ये ट्यूब जो है एकदम पतला सा ट्यूब है ऐसे। तो इस वाली जो विड्थ को हम जो है नेग्लेक्ट कर देंगे। देखिए जरा, तो यहां पर समझो कि यहां पर क्या है कि इसकी टोटल हाइट कितनी है, यहां से इसकी हाइट हम मान लेते हैं लेट से ये, ठीक है, तो यहां से हम इसकी हाइट मान लेते हैं लेट से h। तो ये टोटल दोनों ट्यूब की मिलाकर कितनी हो जाएगी? 2h। तो एरिया A, एरिया क्रॉस सेक्शन, और उसकी हाइट जो है 2h और डेंसिटी हो गई रो। तो मास का फॉर्मूला हो गया A इंटू 2h इंटू रो। अब समझो, अब क्योंकि मुझे रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगा रहा है, समझो ये रिस्टोर करने की कोशिश कौन करेगा? इस मेन पोर्शन के कारण हो रहा है ना ऑसिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो वेट होगा, इसमें जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग एज रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। यही तो जो है, जैसे मान के चलो कि ये लिक्विड जो नीचे जाएगा फिर यही तो रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। ये जो 2y पोर्शन का जो लिक्विड है इट विल प्रोड्यूस रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, चलिए तो अभी देखो, तो यहां पर m डैश इंटू जी, टोटल लिक्विड रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा, कौन लगाएगा? ये m।
ठीक, जो ये y वाले पोर्शन में है, क्लियर है नाउ। तो m डैश, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब एरिया तो पूरे का सेम है a, लेकिन इस बार वॉल्यूम मुझे कितने का निकालना है 2y, क्योंकि 2y वाला सेक्शन का ही ये रिस्टोरिंग फोर्स, देखो ये मीन पोजीशन है तो यहां से यहां तक का जो होगा ना यही तो लगाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो 2y इंटू रो इंटू जी, बस ये निकाल दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, -a 2y रो जी इंटू वाई, ठीक। तो अगर आप इसको देखें तो आप इसको k से कंपेयर कर सकते हो, और ये y, तो ये जो k हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो माइनस के, मतलब माइनस से माइनस हट जाएगा, तो यहां पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a रो जी। बस आपने ये निकालने के बाद 2 पाई रूट m अपॉन k में वैल्यू पुट कर देनी है। यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, समझ लेते हैं एक बार इसको, ah, ठीक है, समझो ये क्या लिखा है a, तो a है, a से a कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ठीक। और देखो g को हमने g लिखा, 2g लिखा, 2g लिखा, ये जो 2h है इसको हमने टोटल लेंथ मान ली, टोटल लेंथ, 2h को हमने क्या मान ली, टोटल लेंथ, तो ये हो गई अपने पास l। बताओ जरा, क्लियर है, 2h को हमने क्या मान ली, टोटल लेंथ, ये हमारे पास हो गई क्लियर। तो यहां से ये निपट जाएगा, क्लियर है ना। चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब इसके बाद ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। अब हमें समझना है कि अगर कोई सिलेंडर फ्लोट करेगा इसमें तो उसका टाइम पीरियड हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये भी आसान सा ही है, समझो कि मान के चलो कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, रो यहां पर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये मेरे पास सिलेंडर है इस तरीके से, अभी एल डूबा हुआ है, एल डूबा हुआ है, ठीक। इसके बाद मैं इसको अगर दबा दूंगा और फिर छोड़ दूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो अभी ये एल डूबा हुआ है, तो अभी समझो अभी ये लिक्विड जो है ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, अभी ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि नीचे जो इसका वेट है ये ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट के बराबर है, तभी तो ये रुका हुआ है, बैलेंस है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो इन इक्विलिब्रियम अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। अपथ्रस्ट जो है, ऊपर वाला जो थ्रस्ट जो है ये वेट के बराबर है, तो हमने लिखा अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg। m क्या है, मास इनटू, समझो ये जो वेट है इसका जो वेट है कितना लेना, जितना ये पानी में डूबा हुआ है, समझ गए ना। तो यहां से तो इसकी जो L लेंथ है, जितना पानी में डूबा हुआ है, सिर्फ उसी का तो नीचे वेट लग रहा है, समझे। देखो सेंटर से, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से, तो एरिया इंटू L, इसके बाद रो इंटू जी, मास इन डेंसिटी। ये मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इन डेंसिटी, और जी की जगह जी लिखा हुआ है। इसके बाद एफ नेट इज इक्वल टू, ये यहां पर क्या है, बोयंट फोर्स माइनस mg। एफ नेट इज इक्वल टू क्या है, देखो समझो, ये जब आप इसको डुबाओगे, जब आप इसको ऐसे दबाओगे तो आप समझो यहां पे कि जब आपने इसको दबाया तो ये ऊपर जाएगा, पुचक करके ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्यों गया, क्योंकि किसी ने रिस्टोरिंग फोर्स लगाया होगा ना। तो कौन है जो इसको ऊपर भेजेगा, पानी में किसी को डुबाते हैं तो ऊपर कौन भेजता है, बोयंसी, बोयंट फोर्स, समझे। तो यहां पर जो एफ नेट जो है ये कैसे निकालोगे, बोयंट फोर्स माइनस इसका जो mg नीचे ला रहा है, ठीक, बोयंट फोर्स ऊपर लेके जा रहा है। पहले ये एल डूबा था, अब जब आपने इसको दबाया तो एल प्लस वाई डूब गया, कितना डूब गया, एल प्लस वाई नीचे गया। तो यहां पर समझो एल प्लस वाई नीचे गया, तो अब बोयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अब पहले देखो कितना डूबा था, एल डूबा था, तो यहां पे लिखा एल, अब डूब गया एल प्लस वाई, तो यहां पे लिखा एल प्लस वाई, बाकी सब कुछ एज इट इज है, ठीक। mg की वैल्यू एज इट इज, ठीक है। कैंसिल आंसर करेंगे, एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए वाई रो जी। इसको अगर मैं के फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरीके से लिख सकता हूं, ए रो जी वाई, ये इसको माइनस के वाई के फॉर्म में लिख दे, के की वैल्यू इतनी आ गई। मास जो है ये पूरे लिक्विड का कितना है, ए एल रो, और इसके बाद के की वैल्यू इतनी आई, आपने इसको यहां से कैंसिल करके 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये इसका फॉर्मूला बन गया। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी या फ्लोटिंग बॉडी जो ऑसिलेशन कर रही है, ठीक है। तो ऑसिलेशन में इतना ही, आप इसके अब बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। आपके लिए जो मस्त सा एक फ्लावर मैंने बनाया, कमेंट सेक्शन बताना कि आपको ये फूल कैसा लगा ठीक है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में वेव्स के साथ। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये लेक्चर आपके लिए कैसा रहा।
ठीक है, क्या आपको इस चैप्टर का डर खत्म हो पाया या नहीं खत्म हो पाया? मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप भी कमेंट के इंतजार जरूर करूंगा और जरूर से बताओ कि मेरी ये ड्राइंग आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।